हाँ, अपने पाठ चल रहा है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनका गुणधर्म। उसमें हम आज तक पढ़ चुके हैं पहले परमाणु मॉडल के बारे में, जिसमें हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया। एक बार रिपीट करा देता हूँ। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक धनावेश का गोला है, यानी धनावेश पूरे परमाणु में फैला हुआ है और जितना उसमें धनावेश होता है उसके बराबर उतना ही ऋणावेश परमाणु में उस धनावेश के गोले में कहीं न कहीं निलंबित रहता है या धंसा हुआ रहता है। इसने अपने परमाणु मॉडल का नाम रखा था प्लम पुडिंग मॉडल, जो एक विदेशी मिठाई है, एक केक होता है, क्रिसमस केक जिसे कहते हैं। और उसने तुलना की इस केक की कि जैसे भारतीय तरबूज होता है, वाटरमेलन, उसमें जो लाल रंग का पार्ट होता है जो हम खाते हैं वो तो होता है धनावेश, जो कि पूरे में फैला हुआ है, और बीच में जो काले काले बीज होते हैं वो होते हैं ऋणावेश। इसके अलावा उसने अपने जो बूंदी का लड्डू होता है उसको भी परमाणु मॉडल से तुलना की जाती है थॉमसन के, कि जो पीले रंग की बूंदी होती है जो पूरे में फैली हुई है वो तो होता है धनावेश, और बीच में कहीं कहीं इलायची लगी हुई होती है वो होता है ऋणावेश। कुल मिला के थॉमसन ने ये कह दिया कि धनावेश का गोला है परमाणु एक, और धनावेश पूरे परमाणु में फैला हुआ है, और धनावेश जितना होता है परमाणु में उसके बराबर ऋणावेश बीच में कहीं परमाणु में धंसा हुआ रहता है। यानी धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं परमाणु में, ऐसा थॉमसन ने कहा था, और परमाणु कुल मिला के उदासीन होता है। इसके बाद है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, एक सोने की पन्नी लेके उसके ऊपर अनेकों अल्फा कणों की बौछार की, लाखों करोड़ों। तो उसमें उसने देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी में से सीधे निकल गए, और कुछ जो है अपने मार्ग से विचलित हो गए, और 20,000 में से एक जो है सोने की पन्नी से टकराकर वापस लौट आया। तो उसने बताया कि धनावेश अगर पूरे में होता जैसा थॉमसन ने कहा था तो सारे अल्फा कण टकराकर लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेश होता है, और धनावेश अगर परमाणु में पूरे में फैला हुआ है तो के सारे टकरा कर लौट के आ जाते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब धनावेश का गोला नहीं है परमाणु, यानी धनावेश पूरे में फैला हुआ नहीं है जैसा थॉमसन ने कहा था, बल्कि परमाणु जो है खोखला है, यानी अधिकतर परमाणु का भाग खाली है। धनावेश एक छोटी सी जगह में बीच में उपस्थित है, उस जगह को, धनावेश के उपस्थित वाली जगह को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया था, यानी रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी थी इस तरह से। लेकिन रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया उसमें बहुत सी कमियां रह गई थी। वो कमियां कौन सी है और उसके बाद किस वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये समझ में आता है आपको मेरा वीडियो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की कमियाँ। पहली कमी है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, परमाणु के स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर सका कि परमाणु स्थायी है या अस्थायी है, कैसा है परमाणु, वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि अस्थायी कैसे हो जाता है रदरफोर्ड के अनुसार। दूसरा था परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉनिक संरचना को, इलेक्ट्रॉनिक संरचना मतलब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले जिसने कहा था कि उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, रदरफोर्ड ने ऐसा कहा था इलेक्ट्रॉन, तो कितने चक्कर लगाते हैं, पहली कक्षा में कितने, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पाया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। स्थायित्व के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि जैसा मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर लगातार चक्कर लगाता रहता है तो वो विकिरण उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करेगा और उसकी ऊर्जा में हानि होती रहेगी। अगर ऊर्जा में हानि होती रहेगी तो यह कमज़ोर होता जाएगा और नाभिक की तरफ आकर्षित होता जाएगा, और अंत में ये नाभिक में समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाया
कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्या होगा, अगर वो विकिरण उत्सर्जित करता रहेगा तो उसकी ऊर्जा का क्या होगा, ऐसा रदरफोर्ड नहीं बता सका। वापस देखते हैं एक बार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, ये वाला, और परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, कैसे व्यवस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन। उसने सिर्फ ये बता दिया कि उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, नाभिक के चारों ओर। इसके बाद है एक वैज्ञानिक नील्स बोर, उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत दिए रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए। 1913 में, सन 1913 में रदरफोर्ड ने अपने परमाणु संबंधित परिकल्पनाएं, अवधारणाएं दी। वो इस तरह से थी। पहली अवधारणा, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। इस नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। दूसरी अवधारणा थी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ यानी कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता रहता है, जिसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं या कोश भी कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले कक्ष में चक्कर लगाता रहता है या पथ में चक्कर लगाता रहता है, जिसको कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी ये कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर है, ऐसा बोर ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है या जिस निश्चित त्रिज्या वाले पथ में जिसमें चक्कर लगाता है उसको कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तीसरी, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। सकेंद्रीय रूप से नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर सकेंद्रीय यानी इसका इन सब का केंद्र एक ही होता है। सकेंद्रीय मतलब एक केंद्र वाले। तो ये जो कोश या ऊर्जा स्तर है इनका केंद्र एक ही है और नाभिक के चारों ओर होता है। इनको n से, स्मॉल n से दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 होता है। इन्हें क्रमशः k, l, m, n से प्रदर्शित भी किया जाता है। यानी जो पहला कक्ष है उसको k नाम, दूसरे को l, फिर m और n ऐसे। n का मान बढ़ने के साथ कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है। जैसे जैसे n का मान, यानी n का मान 1 है तो ये नाभिक से इसकी दूरी ये, n का मान 2 है तो नाभिक से इसकी दूरी ये बढ़ जाती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है कक्ष की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था। नेक्स्ट, n बराबर 1 या k कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। सॉरी, उससे पहले है n का मान बढ़ने के साथ नाभिक से दूर होती जाती है और उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दूर होता जाएगा ऊर्जा भी कक्ष की बढ़ती जाएगी। n का मान बढ़ने के साथ ऊर्जा बढ़ती जाती है। n बराबर 1 या k कक्ष की ऊर्जा सबसे कम, ये जो k कक्ष है जिसका n बराबर 1 होता है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का फॉर्मूला है mvr। कोणीय संवेग जो इलेक्ट्रॉन का nh/2π होता है। m इसमें द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लांक स्थिरांक है और पाई अपने को मतलब मालूम ही है 22/7 या 3.14 इसकी जो वैल्यू होती है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v वेग, r त्रिज्या, n संख्या, h प्लांक वैज्ञानिक के नाम पे है, या प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट है। बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक निश्चित कक्षा में यानी इसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है अपनी इसी में, तो इसकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर इसमें लगा रहा है अपनी कक्षा में तो उसमें भी, यानी अपने फिक्स कक्षा में अगर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ऊर्जा ले रहा है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ऊपर जा रहा है। देखो, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है।
इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ जाता है। अगर ये बाहर से ऊर्जा को बाहर उत्सर्जित कर रहा है, बाहर दे रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ऊर्जा का उत्सर्जन अगर इलेक्ट्रॉन करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा इसकी, ये 8th पॉइंट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा इसकी ऊर्जा अवशोषण व उत्सर्जन से रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है तो उसके कारण उसके रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण हो जाता है। ये थे नील्स बोर की परिकल्पनाएं। समझ में आ गया हो तो लाइक्स और शेयर ज़रूर करना, और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। थैंक यू।